हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टी बीम का डिज़ाइन कैसे करते हैं, टी बीम क्या होता है, एल बीम क्या होता है और इन सब का डिज़ाइन हम किस तरह से करते हैं। आरसीसी जब भी हम पढ़ते हैं तो आरसीसी में हमको क्या होता है कि टी बीम को डिज़ाइन करना होता है। कोई भी बीम होता है, बीम सेक्शन को हमको डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हम जो बीम बनाते हैं वो आरसीसी का भी बीम बनाते हैं, नॉर्मल बीम भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आरसीसी बीम पढ़ना है, ठीक है। तो उसका किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, उसमें लेंथ कितनी रही जाएगी, ब्रेड्थ कितनी रहती है, ठीक है, फ्लेंज कितना रहता है, इन सब की चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए आज के लेक्चर को, ठीक है। इसके पहले के जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने बात किया था कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस में बात जो डिटेल्स में बात किया हुआ है, ठीक है। अगर अभी तक आप सभी ने इसके पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, जो कि हमने बेसिक से एकदम से शुरू किया था और यहाँ से टॉप लेवल तक आप सभी को लेके आए हैं और आप सभी को चीज़ें एक एक चीज़ समझ आ रहे हैं और आप सभी को आपकी समझ में भी आ ही रही होंगी, ठीक है। तो अगर अभी तक उन सभी को आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पर क्लिक करके या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो उन सभी लेक्चर्स को और अपने नॉलेज को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टी बीम क्या होता है, टी बीम जैसे क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि टी मतलब कैसे बनता है, टी हमारा कैसे बनता है, आपने देखा होगा टी ऐसे बनता है। तो सेम इसी तरह से हमारा टी बीम भी होता है, ठीक है। तो अगर टी बीम की बात करते हैं, ये कुछ हमारा क्या होता है, टी बीम होता है, ठीक है। ये टी बीम आपको ऐसे कुछ देखने को मिलता है। आप कहेंगे आप कि सर टी बीम हमने तो ऐसा कहीं देखा नहीं, लेकिन ये टी बीम देखने को कम मिलेगा जब भी कोई स्लैब, ठीक है, कोई स्लैब अगर कास्ट हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कोई स्लैब अगर कास्ट हो रहा है, ये कोई स्लैब कास्ट हो रहा है, ठीक है, ये कोई स्लैब कास्ट हो रहा है, ये इसका एंड है, ठीक है। आपको टी बीम कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको कुछ टी बीम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका एल बीम हो जाता है, ठीक है। एल बीम कहाँ से, ये देखिए, ये सेक्शन जो आपका है ये आपका एल बीम हो जाता है। और अगर टी बीम की बात करते हैं तो ये जो आप सभी का होता है ये आपका टी बीम कुछ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपको देखने को मिलता है टी बीम, ठीक है। तो कुछ ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि टी बीम बेसिकली होता क्या है, ये आपको इस तरह से देखने को कुछ मिलता है, ठीक है। तो टी बीम को अगर हमको डिजाइन करना हुआ, ठीक है, सबसे पहले तो हम टी बीम की बात करते हैं कि टी बीम होता क्या है। जब छत या इसके नीचे, ठीक है, जब छत या इसके नीचे डाले गए धरनों की जो मोनोलिथिक ढाला जाता है, जब क्या होता है कि छत कोई बनता है, छत को और जो कॉलम बनता है, कॉलम को एकास्त मतलब कि एक साथ ढाला जाता है। जैसे क्या हुआ, ये आपका स्लैब होगा, ये आपका कॉलम होगा, कॉलम और स्लैब को एक साथ जब ढाला जाता है तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे क्या बोलते हैं हम, इसी को टी बीम बोल देते हैं। क्या, इसी को टी बीम या फिर फ्लैंज बीम के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको फ्लैंज दिख रहा है और वेब दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टी बीम बोलते हैं। जब किसी छत का पार्ट क्या होता है, जब किसी छत का जो स्पैन होता है वो 4 मीटर से अधिक होता है, तब टी बीम की व्यवस्था जो होती है वो इकोनॉमिकल हो जाती है, ठीक है। जब भी क्या होता है कि स्पैन, जो ये स्पैन होता है, स्पैन अगर हमारा 4 मीटर से आता है, अगर ये जो मान लेते हैं ये कुछ हमारा 10 मीटर का अगर है, ठीक है, 10 मीटर का स्पैन है, तो यहाँ पे जो टी बीम बनाना होता है ये हमारा मोनोलिथिक हो जाता है, इकोनॉमिकल हो जाता है। मतलब कि हमारा मितव्ययी होता है, कम खर्चा वहाँ पे लगता है, बजाय किसकी तुलना में, अगर हम अलग से इसको डिज़ाइन करते हैं, अलग से इसको बनाते हैं तो उसकी तुलना में क्या होता है, ये हमारा इकोनॉमिकल पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं हम टी बीम का डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब टी बीम में क्या होता है,
देखिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको फ्लैंज बोल देते हैं, और ये हमारा क्या कहलाता है, वेब कहलाता है। ये क्या होता है, ये फ्लैंज कहलाता है और ये हमारा वेब कहलाता है, और यहाँ पे हमारा कुछ रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे हमारा रेनफोर्समेंट होता है। इसको ये हमारा एल सेक्शन होता है, एल बीम बोल देते हैं इसको बेसिकली, एल बीम, और ये हमारा टी बीम हो गया। ठीक है, तो आपकी ये आपको टी और एल समझ में आ रहा है कि टी और एल आपको देखने को कहाँ मिलता है। ठीक है, अब ये एल शेप का दिख रहा है, अभी आप ये कुछ इस तरह का एल बना हुआ है, आप इसी को इस तरह से बना लीजिए। ये कैसे बना हुआ, ये इस तरह से बना हुआ, इसको आप इस तरह से बना, तो ये आपको एल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर इसकी बिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आप सभी का जो एग्जाम में आता है, यहाँ से थ्योरेटिकल अगर बात करते हैं कि थ्योरी क्या आती है, थ्योरी में आप सभी से आता है यहाँ से क्वेश्चन कि टी बीम क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये आता है। मतलब कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आता है। या फिर इस चैप्टर से जो आपसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो क्या होता है कि न्यूमेरिकल आ सकता है कि टी बीम का डिजाइन कीजिए, आपको लेंथ और ब्रेड्थ दे देगा और बोल देगा कि टी बीम का डिजाइन कीजिए। ठीक है, तो टी बीम का डिजाइन कैसे करते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है कि स्लैब के कुछ भाग क्या होते हैं जो फ्लैंज धरण के समय साथ एक साथ होकर संपीड़न बलों का वहन करता है। ठीक है, क्या कहता है, कंप्रेशन लोड को भी क्या करता है, ये वहन कर लेता है। और इसी तरह से क्या होता है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि ये इकोनॉमिकल हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्या होता है, जो बीम सेक्शन होता है वो संपीड़न में अधिक सामर्थ्यवान, मतलब कि जो कंप्रेशन लोड होता है, चूंकि ये क्या करता है, जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट में जो होता है कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती। और जब इसको क्या करते हैं एक साथ, मतलब टी बीम बना देते हैं, तो ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों में अच्छी हो जाती है। चूँकि यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा स्टील लगा रहता है और स्टील के साथ साथ इसमें ये कंक्रीट लगा हुआ, तो ये दोनों एक साथ, मतलब कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों को साथ साथ बियर कर सकता है, अच्छा हो जाता है इन दोनों में। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इसके जो एडवांटेजेस हो गए, मतलब कि लाभ क्या क्या होते हैं, इसके लाभ हो गए। ठीक है, अब हम इसके टी बीम के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं कि टी बीम में कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं बेसिकली, इसके बारे में चलिए इसी में बात करते हैं। ठीक है, ये फिगर बना हुआ, या फिर इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से बनाते हैं, केवल यहाँ पे टी ही बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे केवल टी बनाते हैं, एल को हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ये हम आपको बड़ा सा टी बीम बना के दिखा रहे हैं, थोड़ा सा और छोटा ही कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया टी। ये हमारा अब टी बीम बन गया। ठीक है, अब इस टी बीम में क्या होता है, सबसे पहले हमने आपको बताया कि फ्लैंज, तो फ्लैंज अगर होता है तो ये फ्लैंज, अगर ये मान लेते हैं आगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से और बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने काट के निकाल लिया, तो विड्थ ऑफ फ्लैंज ये कहलाता है कि फ्लैंज की चौड़ाई, ये विड्थ ऑफ वेब हो जाता है। ठीक है, विड्थ ऑफ वेब हो जाता है, ये विड्थ ऑफ फ्लैंज, विड्थ ऑफ वेब, और थिकनेस ऑफ, डेप्थ ऑफ फ्लैंज बोल सकते हैं या फिर थिकनेस ऑफ फ्लैंज बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि स्टील होता है, और ये जो होता है ये यहाँ तक अगर बात करते हैं, ये टोटल डेप्थ होता है कैपिटल डी। और आप सभी को पता है कि जो इफेक्टिव डेप्थ होता है वो कहाँ तक, स्टील तक जो लेते हैं हम, इसको इफेक्टिव डेप्थ ले लेते हैं। ये हमारा स्मॉल डी हो जाता है, इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये हमारा कैपिटल डी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस जहाँ पे लाई करेगा ये एरिया ऑफ स्टील हो जाता है AST से। तो ये सारी चीज़ें होती है, क्या क्या डायमेंशंस, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है,
और क्लियर स्पैन की अगर बात करते हैं, क्लियर स्पैन क्या होता है, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन के समझेंगे, इसकी डिजाइन को कैसे करते हैं उसको समझेंगे, चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आती रहेंगी। ठीक है, अब हम इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं, सीधे इसमें किस तरह से इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव, सबसे पहले क्या करेंगे, इफेक्टिव विड्थ। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम टी बीम का डिजाइन करेंगे, टी बीम के डिजाइन के समय हम हमेशा इफेक्टिव विड्थ लेते हैं, टोटल विड्थ को ना लेकर के क्या करते हैं, हम इफेक्टिव विड्थ लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ लेते हैं, तो हमको इफेक्टिव विड्थ यहाँ से ज्ञात करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ ज्ञात करते हैं कि इसका इफेक्टिव विड्थ कितना होगा। जो इफेक्टिव विड्थ वो प्रभावी चौड़ाई कितनी होगी इसकी, तो उसका फार्मूला होता है जो कि स्टैंडर्ड दिया गया है, कोड में लिखा गया है IS 456-2000 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं। इसको आप नोट करके चलिएगा, 456-2000। देखिए, अगर आप सभी के एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और अगर आप सभी को उस क्वेश्चंस में डाटा की ज़रूरत जो कि IS कोड द्वारा स्पेसिफाई है और आपको दिया जाना चाहिए, तो वो आपको कॉलेज में दिया जाएगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। ठीक है, तो अगर हम इफेक्टिव विड्थ की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, इफेक्टिव विड्थ कितना हो जाएगा, BF से जिसको हम डिनोट करते हैं, वो कितना हो जाएगा, L0 अपॉन में L0 बाई B+4 और प्लस में कितना होता है, BW। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप सभी का SSC JEE और बाकी जो JEE आप सभी की तैयारी करते हैं वहाँ पे ये फार्मूला आप सभी के काम आता है। बाकी इसका एक और फार्मूला हो जाता है, ठीक है, जिसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, ये आइसोलेटेड बीम के लिए, किसके लिए, आइसोलेटेड बीम के लिए होता है। ठीक है, अब आइसोलेटेड बीम क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये फिलहाल आप याद रखिएगा कि आइसोलेटेड बीम के लिए जो होता है हमारा, ये इफेक्टिव विड्थ कितना होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बीम का हो गया। अगर हम एल सेक्शन की बात करते हैं, ये टी सेक्शन का होगा। अगर हम एल सेक्शन की बात करते हैं तो इसी का हाफ हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे 0.5 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वो एल सेक्शन का निकल के आ जाएगा। ये टी बीम के केस में होता है। ठीक है, एक तो ये होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक ये होगा, या फिर बोल सकते हैं बी। अगर ये बराबर है, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम होगा आप उसको हमेशा अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, या फिर इफेक्टिव विड्थ का एक और फॉर्मूला आता है, ये तो आइसोलेटेड बीम के लिए होगा। किसके लिए, आइसोलेटेड बीम के लिए होगा। अब अगर एक और बात करते हैं इफेक्टिव विड्थ की बात, तो वो कितना होता है, बी एफ इक्वल टू, वो हमारा निकल के आता है L0 बाई 6 प्लस में निकल के आता है हमारा BW प्लस 6 DF। ये या फिर, ठीक है, ये एक नंबर हो गया। अगर दूसरा नंबर लिखते हैं तो वो क्या होता है, B बाई BW प्लस L बाई 2। ठीक है, इन दोनों में से जो कम होता है हम उसको एडॉप्ट करते हैं। किसके लिए, बीम के लिए। ये क्या चीज़ें, ये हम इफेक्टिव विड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। अब यहाँ पे बी क्या, बी हो जाता है इफेक्टिव विड्थ हो जाता है। और L0, अगर L0 की बात करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट। अब जीरो मोमेंट क्या होता है, ये भी जब अभी आप सभी को बताया जाएगा कि न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे चीज़ें लाई करती हैं, वो चीज़ें आप सभी को बताई जाएंगी, तो वहाँ पे आप सभी को समझ जाएगा। BW क्या है, विड्थ ऑफ वेब हो जाता है, DF क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्लैंज हो जाता है। ठीक है,
और ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। बी का होता है फ्लंज की वास्तविक गहराई हो जाता है, ठीक है। ये जो बी है फ्लंज की वास्तविक गहराई हो जाती है, ठीक है। ये देखिए स्लैब बीम टाइप और ये आइसोलेटेड बीम टाइप, दो तरह का बीम हमारे पास होता है। एक स्लैब बीम टाइप होता है और एक आइसोलेटेड बीम होता है। स्लैब बीम टाइप जो भी हमने आपको फिगर बना के दिखाया था कि स्लैब था, स्लैब में हमने क्या किया था, स्लैब के साथ साथ टी बीम के साथ वो जो कॉलम डिजाइन किया गया था वो स्लैब बीम टाइप था। लेकिन अगर आइसोलेटेड बीम हम निकालते हैं तो मतलब कि केवल टी बीम कहीं भी हमको लगाना हुआ तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आइसोलेटेड बीम कहलाता है, ठीक है। अब एनालिसिस करते हैं कैसे। अब क्या करते हैं, हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं कि टी बीम का जो होता है वो एनालिसिस कैसे होता है। इसमें बात करेंगे हम रेनफोर्समेंट कितना दिया जाता है, जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो कहाँ पे लाई करेगा और कैसे सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, मतलब कि एनालिसिस पूरा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमको पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड आउट करना होता है, हम उसके बारे में अब बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीन केस बनते हैं, उन केस के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। उन केस के बारे में क्या करेंगे, हम एक एक करके बात करेंगे। वहाँ पे हम ज्ञात करेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, एक्सियल लिमिट कितना होता है, जो कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। डिजाइन स्टेप आप सभी एक एक करके याद रखिएगा। एनालिसिस ऑफ टी बीम, ठीक है। अब हम टी बीम का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो टी बीम का एनालिसिस केस फर्स्ट, ठीक है। इसमें कई केस आ जाते हैं तो केस फर्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। हमने आपको सभी को बताया ना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करते हैं हम, जब क्या करते हैं न्यूट्रल एक्सिस, देखिए यहाँ पे एक तो फ्लंज होता है, एक वेब होता है। हमने आपको बनाया था बना के, ये कुछ इस तरह से टी बीम बनता है। तो ये फ्लंज होता है, न्यूट्रल एक्सिस या तो यहाँ पे लाई कर सकता है, ठीक है, या तो वेब में लाई कर सकता है, ठीक। यहाँ पे किसी चाहे यहाँ पे लाई करेगा चाहे यहाँ पे लाई करेगा। तो दो केस बनता है, या तो न्यूट्रल एक्सिस जो मतलब फ्लैंज में लाई करे या फिर न्यूट्रल एक्सिस हमारा वेब पे लाई करे और यहाँ पे लाई करता है, तो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट आप लोग हमारे साथ लिखते चलिए, जिससे आप सभी को चीज़ें याद होती रहेंगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या जाता है, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लैंज, व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन फ्लैंज। जब न्यूट्रल एक्सिस क्या करता है, फ्लैंज में लाई करता है, तो किस तरह से उसका हम डिजाइन करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब एक फिगर आप लोग बनाएंगे, मान लेते हैं कुछ न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टील सेक्शन पड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। क्या स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रेस डायग्राम इसका कैसे बनता है वो आपको कंप्लीटली बताया जा चुका है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको, स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस तक क्या होता है, ये यहाँ तक क्या करेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा। मतलब कि जो इसका स्ट्रेस डायग्राम होता है वो पार्शियली रेक्टेंगुलर और पार्शियली पैराबोलिक होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पार्शियली रेक्टेंगुलर और पार्शियली पैराबोलिक होता है। यहाँ पे टी लगता है और ये कंप्रेशन होता है। तो कंप्रेशन में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, 0.45 FCK। कितना, 0.45 FCK क्या होता है, हाँ 0.45 FCK मैक्सिमम
स्ट्रेस होता है कंप्रेशन जोन में, और अगर टेंशन जोन में बात करते हैं तो 0.87 FY ये मैक्सिमम किस में होता है, स्ट्रेस टेंशन जोन में। ठीक है, तो इस कारण में अगर अब हम डिजाइन करते हैं, अब देखिए इसका जो टोटल कंप्रेशन फोर्स कहाँ पे काम करेगा, टोटल कंप्रेशन फोर्स ये जो काम करेगा उसको अगर हम देखते हैं तो कंप्रेशन फोर्स पर कितना होता है, ये चीज़ें हम आपको ज्ञात कर चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होती है चीज़ें भूलती जाती हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे बताते हुए हम सारी चीज़ें चल रहे हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन फोर्स ये आपको पहले भी जब हम LSM बताए तो वहाँ पे आप सभी को सारी चीज़ें बताई गई। तो कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स जो होता है वो हमारा निकल के आता है कि फोर्स स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स वाला क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा वो निकल के हमारा आता है 0.36 FCK XU 0.36 FCK XU इंटू PF ये आता। अब यहाँ पे चीज़ें कुछ आपको और बताने की ज़रूरत है। ठीक, ये BF हो जाती है, ये चीज़ें आप सभी को पता है। ठीक है, और ये जो डेप्थ है ये यहाँ तक ये हो जाएंगी, ये D हो जाएगी, ये न्यूट्रल एक्स हो जाएगी। तो वहाँ पे आप सभी को बताया गया था, देखिए क्या चीज़ें आपको वहाँ पे बताया गया था। ठीक है, ये क्या होगी XU, ये हमारी क्या हो जाएगी XU हो जाएंगी। XU हो जाएंगी। ठीक है, एक मिनट, ये चीज़ क्या हो जाएगी XU निकल के आती है। सॉरी, ये पूरी डेप्थ जो होती है ये हमारी XU होती है। तो ये जो भी न्यूट्रल एक्सिस काम करेगा ये कहाँ पे काम करेगा, जो ये कंप्रेशन फोर्स काम करता है C, ये हमारा कुछ 0.36 FCK XU पे काम करेगा। ठीक है, ये इतनी फोर्स इस पे लग रही है, स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या कर रहा है 0.36 FCK, ये कितना क्या लग रहा है स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस इनटू एरिया XU इनटू BF, XU इनटू BF इसकी विड्थ हो जाती है। ठीक है, ये 0.36 कहाँ से आया, 0.36 क्योंकि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.45 FCK लग रहा है। ठीक है, 0.45 FCK तो केवल ये ऊपर लग रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये हमारा पैराबोलिक जोन है। ठीक है, जो पैराबोला जोन है इसका और इसका दोनों का न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अलग अलग जगह पे काम करेगा, और दोनों का न्यूट्रल एक्सिस जब एक में क्या करेंगे काम करेगा, एक जगह पे निकालेंगे, क्योंकि एक यहाँ पे काम कर रहा है इस जोन में, ठीक है, और एक हमारा इस जोन में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट जो काम करता है ये 0.36 FCK XU इंटू BF, ये हमारा निकल के आता है कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है C। ठीक है, और टेंशन में कितना हो जाएगा, ये हम C बोलते हैं इसको, और T बराबर कितना हो जाएगा 0.87 FY इंटू एरिया कितना है AST एरिया होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, XU की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो XU को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, जो T बराबर होता है वो C कर देते हैं, मतलब कि जो कंप्रेशन वाला टेंशन कर देते हैं, जो फोर्स था जो फोर्स को बराबर करते हैं, तो वहाँ पे XU की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। वो XU की वैल्यू कितनी निकल के आती है, ये हमने वहाँ पर भी देखा था। तो 0.36 XU FCK BF बराबर 0.87 FY AST। तो यहाँ से XU बराबर हो जाएगा 0.87 FY AST अपॉन में 0.36 FCK BF। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा,
ये फार्मूला क्या कर देंगे, आप याद रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से क्या होता है, आप निकाल सकते हैं क्या चीज़ कि न्यूट्रल एक्सिस हमारा कहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, फोर्स को निकाल लिया, न्यूट्रल एक्सिस को निकाल लिया। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे लीवर आर्म, तो लीवर आर्म कितना होगा, लीवर आर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके बारे में, लीवर आर्म के बारे में कितना हो जाएगा, जो ये काम कर रहा है, ये 0.42 यहाँ से ऊपर से ये कहाँ पे काम करता है, ये अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें 0.42 XU पे काम करता है। तो लीवर आर्म क्या होता है, यहाँ से लेके टेंशन जोन तक की जो ये डिस्टेंस होती है, ये टोटल डिस्टेंस डेप्थ क्या होती है, ये D हो गई इफेक्टिव डेप्थ माइनस लीवर आर्म क्या हो जाएगा, लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस 0.42 XU। ये हमारी क्या हो जाएगी, लीवर आर्म हो जाता है। अब हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम याद करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप कंप्रेशन जोन से भी ज्ञात कर सकते हैं और टेंशन जोन से भी ज्ञात करते हैं। अगर हम कंप्रेशन जोन से ज्ञात करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स कितना आया था, फोर्स हमारे पास आया था 0.36 FCK XU और इंटू में BF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D हमारे पास कितना है, D माइनस 0.42 XU। ठीक, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आया कंप्रेशन जोन से। अभी हमने क्या करना है, या फिर अथवा करके आप दोनों में से जो आपको याद हो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन जोन से 0.87 FYAST, ये तो फोर्स हो गया, इंटू D माइनस 0.42 XU, ये हमारा टेंशन जोन से निकल के आ गया चीज़ें। ठीक है, ये हमारे क्या निकल के आ गई, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गई। जनरली क्या होता है, यही आपको निकालने को दिया जाता है, जो आपसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं उस क्वेश्चन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने को दिया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। इतना एनालिसिस रहा ये, जब क्या करता है, वन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन क्या करता है, फ्लैंज में जब न्यूट्रल एक्सिस लाई करता है तो ये कंडीशन बनता है। लेकिन अगर क्या करता है, यही हमारा लाई करता है किसमें, वेब में लाई करे। ठीक है, आप देखिए अब क्या करता है, ये अगर वेब में लाई करता है तो वेब में लाई करेगा तो क्या चीज़ें होंगी, क्या सीन होगा, चलो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि जब न्यूट्रल एक्सिस क्या करेगा, कुछ यहाँ लाई करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे क्या करेगा, लाई करेगा न्यूट्रल एक्सिस, तो उसका फिगर किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। किस तरह से, ठीक है, क्या रहेगा, कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो यहाँ पे तो 0.87 FY ही काम करेगा। क्या करेगा, टेंशन जोन में 0.87 FY काम करेगा। और हम कंप्रेशन जोन की बात करते हैं तो कंप्रेशन जोन में फिर वही काम करेगा। ठीक है, कितना, 0.45 FCK और ये 0.36 कंप्रेशन में क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा इसको। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, ठीक है, एक तो जो कंप्रेशन फोर्स हमारा आएगा वो फ्लैंज में आएगा, कितना आएगा उसको लिखेंगे हम, और दूसरा कितना वो कहाँ पे लिखेंगे, वो हमारा वेब में कितना आएगा इसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या होता है, XU होता है, ये हमारा टोटल XU हो जाता है, ये होता है 3/7 XU और ये होता है हमारा 4/7 XU। ठीक है, वो XU से माइनस करेंगे तो 4/7 XU ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फोर्स हमारा कितना आएगा अगर C1 हम निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे C1 निकालने की कोशिश करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, फोर्स स्ट्रेस इंटू एरिया। तो सबसे पहला एक किस पोर्शन हो जाएगा, फ्लैंज पोर्शन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेब पोर्शन। सबसे पहले बात करते हैं वेब पोर्शन। वेब पोर्शन की अगर बात करते हैं तो वेब पोर्शन में C बराबर कितना हो जाएगा, 0.36 FCK, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है, इतना 0.36 FCK। अब BW, ये हमारे पास क्या है, BW, चूंकि वेब कितना है, वेब का तो ये ठीक, ये हमारा वेब है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस वेब का एरिया कितना हो जाएगा, BW इंटू XU, BW इंटू XU, इसका एरिया कितना हो जाएगा, BW इंटू XU। तो ये हो जाएगा XU इंटू BW। और लीवर आर्म 1। अब देखिए इसके लिए लीवर आर्म दूसरा होगा और इसके लिए लीवर आर्म कितना दूसरा होगा, ठीक है। ये C1 हो गया और यहाँ पे कुछ C2 काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए लीवर आर्म कितना हो जाएगा, लीवर आर्म 1 की अगर बात करते हैं, ठीक है, किसकी, लीवर आर्म अगर 1 की बात कर लेते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हमारा 0.42 पे काम करेगा, ठीक है। तो लीवर आर्म ए बराबर D माइनस 0.42 XU निकल के आता है, ठीक है। और अगर, ठीक है, ये हो गया लीवर आर्म फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर हम फ्लैंज पोर्शन की बात करते हैं, किसकी, फ्लैंज पोर्शन, ये तो हो गया वेब पोर्शन। अब अगर हम फ्लैंज पोर्शन की बात करते हैं तो फ्लैंज पोर्शन में कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, फ्लैंज पोर्शन में हाँ, फ्लैंज पोर्शन की अगर बात करते हैं तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे वेब पोर्शन की बात थी तो वेब पोर्शन पे कितना स्ट्रेस आ रहा था, ये 0.36 FCK। और अगर फ्लैंज पोर्शन की बात करते हैं तो फ्लैंज पोर्शन में आ रहा है ये C बराबर 0.45 FCK XU, ठीक है, कितना, XU इंटू में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए XU नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो डेप्थ हमारे पास है DF, ये डिस्टेंस और ये, ठीक है, BF में से क्या करेंगे, इसको BW को माइनस करेंगे तो क्या हो गया, ये एरिया हमारे पास निकल के आ गया, ये डिस्टेंस हमारे पास निकल के आ गया, इसमें क्या करेंगे, DF से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया निकल के आ गया, इसका जो बचा हुआ एरिया है ये निकल के आ गया। तो ये हमारा फ्लैंज पोर्शन में इतना कंप्रेशन फोर्स आएगा। और लीवर आर्म 2 क्या हो जाएगा, लीवर आर्म 2, अब ध्यान दीजिएगा, लीवर आर्म 2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लीवर आर्म 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी दो कंडीशन इसमें भी बनता है, किसमें, इसमें भी क्या होता है, जब क्या होता है इसमें ये फ्लैंज में काम करता है तो ये दो कंडीशन बनता है। यहाँ पे भी एक तो कंडीशन बनता है जब ये DF क्या होता है 3/7 XU से क्या होता है, कम होता है, एक तो कंडीशन ये बनता है। दूसरा कंडीशन बनता है कि जब DF इससे बड़ा हो जाता है, 3/7 से क्या होता है, ये बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम केवल एक कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, इसकी कंडीशन की बात करते हैं, उसको कंडीशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप सभी के काम कोई आने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी हम एक की बात कर लेते हैं, दूसरे की बात कभी कर लेंगे फिर जब आप JEE की तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सभी को बहुत काम आएंगी, ठीक है। और इससे मेजरली क्वेश्चंस कम आते हैं, आपसे जो क्वेश्चंस आता है वो सिंगली एंड डबली रेनफोर्स्ड बीम से आता है, ठीक है। तो ये जब आप सबको बेसिक, इसका बेसिक पता रहेगा तो आप सिंगली और डबली आसानी से समझ पाएंगे। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम इसको यहाँ पे समझा रहे हैं और आपको टाइम दे रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है। तो ये तो लीवर आर्म 2 हो गया। अब अगर हम लीवर आर्म फर्स्ट हो गया, अब हम अगर लीवर आर्म 2 की बात कर लेते तो लीवर आर्म 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। लीवर आर्म 2 की बात करते हैं तो लीवर आर्म 2 कितना हो जाएगा, D-DF/2। तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे D-DF/2, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन C1 और C2
C1 और C2, C बराबर क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, और C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब हमको अगर XU ज्ञात करना है, ठीक है, XU ज्ञात करना तो टेंशन में कितना हो जाएगा 0.87 FY/AST, ये हमारा टेंशन निकल के आ गया। इसके बराबर कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके बराबर कर देंगे, तो जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा कितना क्या निकल के आएगा XU निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप XU निकाल लीजिएगा, XU हम आपको यहाँ पे निकालेंगे नहीं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर याद करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा C1A1 प्लस C2A2। हम आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते थे C1 इंटू A1 और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते थे हम C इंटू A, मतलब कि फोर्स इंटू लीवर आर्म करते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या करेंगे C फोर्स इंटू लीवर आर्म करेंगे, तो फोर्स तो हमारा ये हो गया, लीवर आर्म ये हो गया, फोर्स ये हो गया, लीवर आर्म ये हो गया, 2 हो गया। तो हम दोनों के लिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस याद करने के लिए क्या करेंगे C1A1 फोर्स इंटू लीवर आर्म प्लस 2 फोर्स लग रहा है, तो दोनों का हमको याद करना पड़ेगा C2 इंटू A2। ये जो निकल के आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। किसकी ओर से, ये कंप्रेशन की ओर से निकल के आ जाएगा। बाकी अगर आप टेंशन की तरफ से निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिजाइन हुआ किसके बारे में, टी बीम के बारे में। टी बीम का डिजाइन, ये पूरा टी बीम का डिजाइन आपको समझ में आई होगी, आ गया होगा, ठीक है। तो बहुत चीज़ें अभी आपको कम समझ में आएंगी क्योंकि ये लेवल थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जो थ्योरी चीज़ें हैं, बाकी ये फार्मूला देखिए समझने की चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है सब कुछ। जो चीज़ें हम एलएसएम में पढ़ चुके हैं, एलएसएम के मेथड से वही चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। केवल लीवर क्या कर रहा है, ये जो न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस चेंज हो रहे, देखिए केवल क्या करना है आप सभी को, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को ज्ञात करना क्या है, C ज्ञात करना है, मतलब कंप्रेशन फोर्स ज्ञात करना है। कंप्रेशन फोर्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो भी स्ट्रेस आ रहा होगा, स्ट्रेस कितना आ रहा है 0.36 FCK आ रहा है, इसमें क्या करेंगे एरिया क्या है हमारे पास XU इंटू बी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कंप्रेशन फोर्स निकल के आ जाता है। फिर हमको क्या करना होता है, हमको लीवर आर्म ज्ञात करना होता है। लीवर आर्म क्या होता है, कंप्रेशन जोन, ठीक, कंप्रेशन का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, जो टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास लीवर आर्म होते हैं। तो लीवर आर्म क्या करते हैं, हम वहाँ से निकाल लेते हैं डी हमारी ओवरऑल डेप्थ में से क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो होता है कंप्रेशन जो जोन का लाइन ऑफ एक्शन होता है उसके ऊपर की डिस्टेंस माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा लीवर आर्म निकल के आ जाता है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया, ठीक। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कुछ नहीं करना है, सिंपल एज दैट, जो हमने किया क्या करना है, फोर्स निकाल लिया, फोर्स को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमको क्या निकालना होता है, XU निकालना होता है, मतलब कि जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है वो निकालना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंप्रेशन का जो फोर्स होता है, कंप्रेशन के फोर्स को क्या करते हैं हम, टेंशन के जो फोर्स होता है उसका इक्वल कर देते हैं, वहाँ से हमारा XU की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है, बस। तो ये होगा किसके बारे में, टी बीम के बारे में। और देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते हैं, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बिहाफ क्या करते हैं हम, सिंगली डबली और इस तरह से रेनफोर्समेंट को क्या करते हैं अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिंगली डबली में क्या करते हैं हम डिजाइन करते हैं, तो ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या क्या था, हमने जब पढ़ रहे थे WSM और LSM, तो वहाँ पे हमने जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ थी उसके बिहाफ पे क्या किया था, हमने बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या किया था, बीम को मतलब कि सेक्शन जो था उसको अलग अलग भाग में बांटा था। वैसे यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या कर सकते हैं, जो XU/D है, ठीक है। XU क्या है, XU हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ और D क्या हो जाती है इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों का जो रेशियो होता है XU मैक्स और D से कम हो जाता है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, मतलब कि देखिए अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब जितनी आवश्यकता है उससे अगर हम कम रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, जितनी हमको रेनफोर्समेंट की ज़्यादा आवश्यकता उससे अधिक डाल रहे हैं तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, जितनी आवश्यकता अगर उतनी ही डाल दे रहे हैं
तो बैलेंस सेक्शन। यहाँ पे देखिए अगर बैलेंस डालेंगे तो जो स्टील होगा और जो कंक्रीट होगा दोनों साथ में फेल करेगा। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि दोनों एक साथ फेल करें और गिर जाए। और अगर हम एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा हमारा अनइकोनॉमिकल हो जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जब एक्स्ट्रा स्टील डाल देंगे तो स्टील तो पहले फेल नहीं करेगा। पहले फेल कौन करेगा? स्टील, कंक्रीट फेल करेगा। और चूंकि कंक्रीट क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। ब्रिटल मटेरियल के कारण वो पहले क्या करेगा? कोलैप्स कर जाएगा और हमको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलेगा, जिससे कि हमको वहाँ से बचने की, मतलब कि बच नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, इसलिए हमको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अंडर इन्फ्रास्ट्रक्चर, अंडर इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? स्टील कम होता है, कंक्रीट ज़्यादा होता है। तो पहले स्टील फेल करेगा। स्टील फेल करने से पहले क्या करेगा? हमको इंडिकेशन देगा कि भाई हम टूटने वाले हैं, आप लोग भागिए यहाँ से, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिकेशन हमको मिल जाता है बचने से, या फिर उसको क्रैक जो आ रहा है उसको मरम्मत करवाने के लिए क्या करते हैं? हमको वहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है। इसीलिए क्या करते हैं? हम हमेशा जो प्रेफर करते हैं वो कौन सा प्रेफर करते हैं? वो अंडर इन्फ्रास्ट्रक्चर को क्या करते हैं? हम वहाँ पे प्रेफर करते हैं जब भी हम सेक्शन को डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई अंडर, बैलेंस, ओवर के बारे में, ठीक है। अब देखिए कितना रेनफोर्समेंट डालेंगे, टी बीम में कितना हम रेनफोर्समेंट डालते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट डालना है, कितना रेनफोर्समेंट हम डालेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सब चीज़ें IS कोड में दिया गया है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको परेशान किया जाता है पढ़ा के, ठीक है। ऐसे बुक पे इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला दे देगा और आप सभी को परेशान करेगा। ऐसे एग्जाम में भी क्या करते हैं लोग? पूछ लेते हैं। लेकिन सही एक तरह से आपसे को चीज़ें पता होंगी तो कहीं भी आप जाएंगे, आप अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनते हैं या फिर और कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आप सभी को डिजाइन करना होता है, तो आप ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। एक एक चीज़ें आप कोड में खोजने नहीं जाएंगे, चूँकि कई लोग क्या होता है कोड पढ़ने में भी दिक्कत होती है। तो कोड अगर आप सभी को कैसे पढ़ना है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बोल देंगे तो उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टी बीम में, ठीक है। रेनफोर्समेंट स्टील, रेनफोर्समेंट स्टील कितना प्रोवाइड करता है? मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं तो मिनिमम कितना प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कितना? मिनिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, तो इसको ASO से हम लिखते हैं। क्या करते हैं? ASO से अगर लिखते हैं, ठीक है, तो 0.85 विड्थ ऑफ वेब, चूँकि वेब में प्रोवाइड करते हैं तो विड्थ ऑफ वेब इनटू इफेक्टिव डेप्थ अपॉन में FY, ये डायरेक्टली IS कोड में ये वैल्यू दिया गया है। दूसरा, मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे? मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं? 4%, आप बोल सकते हैं 4% ऑफ एरिया, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया कौन सा होगा? 0.04 इंटू BW इंटू D, ठीक। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। ASO मतलब मिनिमम टेंसाइल स्टील, MM में इसको ASM लिख देते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टेंसाइल स्टील, ठीक है। तो ये निकल के हो जाता है। और FI क्या होता है? FI आप जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हो जाता है, और यहाँ पे टोटल डेप्थ लेते हैं और यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जब लेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम? जब मैक्सिमम रेनफोर्समेंट लेंगे तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट के केस में हम टोटल डेप्थ लेते हैं, ठीक है, टोटल डेप्थ, ये पूरा टोटल डेप्थ लेकिन लेते हैं, ना कि इफेक्टिव डेप्थ। जबकि मिनिमम के केस में क्या करते हैं? इफेक्टिव डेप्थ लेते हैं और फ्रिंज ऑफ जो विड्थ ऑफ वेब लेते हैं, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं अब यहाँ पे लगे हाथ, हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है, L सेक्शन क्या होता है। और हाँ, लगे तो हम L सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो L सेक्शन जब क्या होता है? पाटन स्लैब, जो हमारा जो स्लैब है, ठीक है, रिब एक तरफ ही बड़ी रहती है। मतलब कि क्या होता है? एक तरफ बड़ी रहती है। रिब क्या होती है? केवल एक तरफ बड़ी रहती है। रिब मतलब यहाँ पे वेब की बात कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे कह रहा है ये केवल एक तरफ बढ़ी रहती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एल बीम कहलाता है, एल सेक्शन बोल सकते हैं, एल बीम जो भी आप चाहे तो बोल सकते हैं, ठीक है। छत स्लैब के सिरे जब सीधे दीवार पर नहीं टिके रहते वहाँ पर एल धरण दिया जाता है, ठीक है। जब सीधे दीवार पर नहीं टिके रहते वहाँ पर क्या होता है, एल धरण दिया जाता है, मतलब कि एल बीम दिया जाता है। एल बीम क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ टॉर्जन मोमेंट के लिए भी डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, हम जो टी बीम था उसमें केवल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कर रहे थे, लेकिन ये जो एल बीम होता है, एल बीम में क्या होता है, हम टॉर्जन मोमेंट भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। टॉर्जन के लिए भी इसको डिजाइन करते हैं। और एल बीम के केस में क्या होता है, कंक्रीट की जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो 30% कम हो जाती है। जो एल बीम होता है इसके केस में क्या होती है, परमिसिबल जो स्ट्रेस होती है वो 30% कम हो जाती है, किसकी तुलना में, टी बीम की तुलना में, ठीक है। यहाँ पे टी बीम की तुलना में सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इफेक्टिव विड्थ कितना लेते हैं, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि कितना क्या करते हैं, कम कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं, ठीक है। इफेक्टिव विड्थ हमने आपको कितना बताया था, 0.5 L0 अपॉन L0 बाई बी प्लस 4 इंटू विड्थ, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था हमने बीम, टी बीम के केस में L बाई 0.5 मतलब कि हाफ कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। या तो क्या करते हैं हम, एक और हमने आपको बताया था कि B/6 प्लस कितना बताया था हमने आपको, सॉरी L0/6 BW प्लस 6DF है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम हाफ कर देंगे। इसका जब हाफ करेंगे तो ये L/12 हो जाएगा, 6 का हाफ करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। ये दो केस होते हैं जो कि हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, एल बीम के केस में इफेक्टिव विड्थ ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ये आइसोलेटेड बीम के केस में हो गया। और ये क्या होता है, बीम विथ स्लैब, ठीक है। बीम मतलब कि स्लैब टाइप बीम, स्लैब एल बीम में, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, एल बीम और टी बीम आप सभी का ख़त्म होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप सभी का क्या होगा, एक न्यूमेरिकल भी कराया जा सकता है, ठीक है, इस पे। लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो, नहीं तो फिर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आप सभी का सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और डबली रेनफोर्स बीम, उसके लिए वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो आगे की सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोज आने वाली हैं वो आप सभी को नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। बाकी अगर आप बाकी जो भी आप सभी के सब्जेक्ट्स हैं उनकी आप तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें सारा सब्जेक्ट जो है वो एक एक करके कवर किया गया है। सभी की आप सभी को लेक्चर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट लेक्चर्स है। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ से आप सभी को प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ देखिए, जो आप सभी को कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है वो कंटेंट आप सभी को किस तरह से दिया जा रहा है, वो कंटेंट आप सभी का जो जे लेवल की चीज़ें हैं वहाँ से वो कंटेंट उठाया जा रहा है और दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आप सभी अगर आप जे की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप सभी को ये चीज़ें काम में आएंगी, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।